Everyone, in today's video we'll discuss the solution of December 23 paper of BZYET 143. So the first question is match the following. हमें मैच करना है माउथ पार्ट से रिलेटेड. सो बेसिकली जो मस्कीटोज होते हैं उनका माउथ पार्ट बेटा होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. जो कॉकरोचेज होते हैं उनका माउथ टाइप होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. हाउस फ्लाई का स्पॉन्जिंग टाइप. थ्रिप्स का माउथ टाइप जो होता है वो रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप. और हनी बी का जो माउथ टाइप होता है वो च्यूइंग और लैपिंग टाइप. तो इसी तरीके से माउथ पार्ट, एंटेना, विंग्स, इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग्स आ सकते हैं. एंड दिस क्वेश्चन अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है तो आप चैप्टर 2 रेफर करो बुक का. नेक्स्ट, स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज ओमेटीडिया. तो ओमेटीडिया बेटा जो बेसिकली फंक्शनल यूनिट है वो है इनकी आइज का. इंसेक्ट की जो कंपाउंड आइज होती है उसी को हम बोलते हैं ओमेटीडिया. इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंटेड फोटो रिसेप्टर सेल. इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, मतलब जो लाइट को परसीव करते हैं. दीज आर प्रेजेंट एज क्लस्टर ऑफ सेल्स. ईच ओमेटीडिया कंपोनेंट क्रिएट्स एन इमेज. तो बहुत सारे कंपाउंड आई के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओमेटीडिया प्रेजेंट है और ये ओमेटीडिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की इमेज परसीव करेंगे और फिर एसोसिएट करके उससे एक पूरी इमेज क्रिएट करेंगे. Each ommatidia component creates an image, and each combination creates a complete image. Next is malpighian tubules. Malpighian tubules जो होते हैं, it is the excretory organ in many insects. They play a key role in production of primary urine. क्योंकि ये excretory organ है तो इसका मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्म करना, यूरिन प्रोड्यूस करना. और दूसरा काम है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब कि बॉडी के अंदर वाटर आयंस और सॉल्यूट के बैलेंस को रेगुलेट करना. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन या हम नर्व सेल बोल सकते हैं. इन इंसेक्ट्स आर स्पेशलाइज सेल्स दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी अलाउइंग इंसेक्ट टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स. तो इनका काम, न्यूरॉन्स का काम हमें पता है बेसिकली क्या होता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अपने बाकी बहुत सारे काम कर सकते हैं. Neuron act as an information highway generating electrical impulses that travel along the cell membrane. Next is पुलिसाइड्स या प्यूलिसाइड्स. तो बेसिकली प्यूलिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्ली को किल करते हैं. सो दीज आर फ्ली किलिंग सब्सटेंसेस. द फंक्शन ऑफ प्यूलिसाइड इज टू किल फ्लीज. द वर्ड प्यूलिसाइड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्यूलिक एंड प्यूलेक्स विच मीन्स फ्ली एंड साइड मीन्स किलिंग. सो बेसिकली जितने भी लाइक एंटी फ्ली मेडिसिन होती हैं, बेसिकली जितनी भी एंटी फ्ली मेडिसिन होती हैं लाइक डॉग्स वगैरह के लिए या काउज या कैट्स, एनिमल्स वगैरह के लिए जो भी एंटी फ्ली मेडिसिन आती हैं, दे जनरली कंटेन प्यूलिसाइड्स. नेक्स्ट आर इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स एज द नेम सजेस्ट कि वो केमिकल्स, वो सब्सटेंसेस जो इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर इंसेक्टिसाइड दैट डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स. ये इंसेक्ट की ग्रोथ को रोकते हैं. कैसे? उनकी रिप्रोडक्शन को रोक के, by mimicking their hormones. They can be used to control many type of insects such as cockroach, flea, mosquitoes, etc. IGRs are generally low in toxicity to humans. Humans के लिए इनकी जो toxicity है, जो इनकी lethalness है, वो कम है, इसलिए humans के लिए ये कम effective होते हैं, मतलब कम harmful होते हैं. Whereas they work effectively against insects. They work by preventing reproduction. ये उनकी reproduction रोकते हैं. कैसे? कि उनके eggs hatch नहीं होंगे या वो molt नहीं होंगे, तो larval stage से वो metamorphose जो करते हैं वो नहीं करेंगे अगर उनकी molting नहीं होगी तो. उसके अलावा ये कभी कभी उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसे प्रोसेस जो उनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो अगर हम बात करें कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ कंप्लीट वीडियो जिसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. एज द नेम सजेस्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो वो मेटामॉर्फोसिस जो पूरे तरीके से हो रही है, जिसमें हमें सारी अलग अलग स्टेजेस देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट. ईच स्टेज लुक्स एंड बिहेव डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब इसमें बेटा क्या होता है, जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है, जो भी इंसेक्ट अपने अलग अलग स्टेजेस में है, जैसे एग और लार्वा और प्यूपा और अडल्ट, ये मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली भी देखने में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट लगते हैं, सेम नहीं लगते. द लार्वा इज द सेकंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. यंग इंसेक्ट्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट. Pupa is the third stage during which the wing development begins. Exoskeleton is molted completely. मतलब बार बार exoskeleton जो है वो चेंज होता है, मोल्टिंग होती है. एक्सोस्केलेटन शेड होकर न्यू एक्सोस्केलेटन डेवलप होता है. अडल्ट द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. इसके एग्जांपल्स है बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल, बीज एटसेट्रा. उसी तरह इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ और अडल्ट. और ये जो स्टेजेस हैं ये एक दूसरे से थोड़ी सिमिलर लगती है, मतलब कि निम्फ और अडल्ट दिखने में काफ़ी सिमिलर लगेंगे फिजियोलॉजिकली. ठीक है. निम्फ इज द सेकंड स्टेज एंड इज यूजुअली सिमिलर टू अडल्ट. ग्रोथ अकर्स विद इन द निम्फ स्टेज. निम्फ में भी कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही निम्फ होते हैं. इट हैपन्स एट टाइम्स कि वी सी देयर आर 3 to 4 फॉर्म्स ऑफ निम्फ, कि निम्फ 1, फिर निम्फ 2 एंड सो ऑन. Certain proportion of the exoskeleton of the insect remain throughout its life. Complete metamorphosis में क्या था, पूरे तरीके से मोल्टिंग हो रही है तो exoskeleton शेड होकर रिन्यू नया बनता रहता है, लेकिन इनके अंदर कुछ पार्ट ऑफ exoskeleton जो है वो रिटेन रहता है till the adult stage. When the last molt is completed, the wings expand to full adult size. Adult is the third and the last stage of the life cycle. इसके examples हो गए dragonflies, cockroaches and grasshoppers.
ठीक है। सो हियर इज अ पिक्चर, अगर आप यहाँ पे देखो निम्फ और एडल्ट, तो ये देखने में काफी सिमिलर है। दिस इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वल फॉर्म, देन प्यूपा, देन एडल्ट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके जी। नेक्स्ट है बुबोनिक प्लेग एंड सेप्टिसिमिक प्लेग। तो प्लेग बेसिकली होता क्या है? प्लेग एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, विच इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। और ये हमें इन्फेक्शन या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहा है? ये बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिज्म में एंटर कैसे कर रहा है? थ्रू फ्ली बाइट। और फ्लीज को जनरली बोला जाता है जीनोफाइला स्पीशीज। ठीक है। तो प्लेग किसकी वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू द बैक्टीरिया। द मेन इन्फेक्शियस एजेंट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दैट इज Yersinia pestis, and the vector are Xenophila species, or simply we can call them fleas. Plague is of two types. In the bubonic plague, swelling of lymph nodes occurs, while in the septicemic form, tissue turns black and dies. तो basically बुबोनिक प्लेग के अंदर जो हमारे लिम्फ नोड्स है वो इफेक्ट होते हैं और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होने लग जाती है। वेयर आज सेप्टिसेमिक फॉर्म में जो टिश्यू, जो इफेक्टेड टिश्यू है वो डिकलराइज होने लग जाते हैं, ब्लैक होने लग जाते हैं, इवेंचुअली उनकी सेल डेथ या टिश्यू डेथ होने लग जाती है। और एक और फॉर्म होती है, दैट इज निमोनिक फॉर्म। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स है, बुबोनिक फॉर्म, सेप्टिसेमिक फॉर्म एंड निमोनिक फॉर्म। निमोनिक फॉर्म एज द नेम सजेस्ट इट इज क्वाइट सिमिलर टू निमोनिया। तो ये बेसिकली निमोनिया जैसे फीचर्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, चेस्ट पेन, ये सारी चीजें कॉज करेगा। Bubonic plague is transmitted through the bite of infected fleas. Symptoms begin to develop within 6 days. If left untreated, mortality rate are 50 to 90%. मतलब कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. These are not that diseases जिनको आप इग्नोर करो और खुद ठीक हो जाएं. After inoculation, bacilli multiply within the lymph system. Lymph system के अंदर ये जो बैक्टीरिया है, इसका नंबर बढ़ता रहता है, इसकी सेल डिवीजन होती रहती है. The organs within the lymphatic system are tonsils, spleen, thymus. तो ये organs जो हैं यहाँ पे हमें swelling होने लग जाएगी. The period between becoming infected and the start of the symptom is called incubation period. अब suppose करो flea bite हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी डॉग, कैट, ह्यूमन, किसी को भी, उस फ्ली बाइट से ये जो ऑर्गेनिज्म था, ये Yersinia pestis, ये ऑर्गेनिज्म जो भी इंडिविजुअल था उसके अंदर एंटर हो गया। उसके बाद ये जो बाइट, अब ये नहीं है कि जैसे वो एंटर हुए उसी टाइम इन्फेक्शन हो जाएगा, उसी टाइम सिम्टम्स, नहीं, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो बेसिकली 5 to 7 डेज का, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है कि आफ्टर द फ्ली बाइट हमें 6 to 7 डेज के अंदर जो सिम्टम्स है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। देन द swollen lymph nodes from the characteristic buboes associated with the disease. Next is septicemic plague. Septicemic plague develops when bacilli enter the bloodstream. जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे ब्लड के अंदर होगा तब हम उसको बोलेंगे septicemic plague. Symptoms of the disease are rapid heart rate, headache, vomiting, etc. It also spreads through the bite of the infected flea. The incubation period is 2 to 5 days. अब अगर वो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कंपैरेटिवली हमें जल्दी नजर आना शुरू हो जाएगा। Untreated septicemic plague is usually fatal. Early treatment reduces the mortality rate. People often die on the same day of symptom. तो ये डिजीज भी बहुत ज़्यादा डेडली है, लीथल है। इफ़ अनट्रीटेड तो इसके जो मोर्टालिटी रेट है, मोर्टालिटी इशूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। The third form is pneumonic plague. In this question, they have asked us the difference between only two, bubonic and septicemic. But for the sake of knowledge or for the sake of preparation, we'll do the third part as well. It occurs when the lungs become infected with the bacteria that causes plague. This disease is most often transmitted when respiratory droplets from an infected person or animals are breathing. तो basically, अगर कोई sick person है जिसको already plague है, अगर उस की वजह से किसी एक ऑर्गेनिज्म ने उसकी ड्रॉपलेट्स वगैरह इनहेल कर दी तो ये ज़्यादातर निमोनिक प्लेग हो सकता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो डेवलप इफ द बुबोनिक और सेप्टिसेमिक प्लेग इज लेफ्ट अनट्रीटेड, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो माइग्रेट करते करते लंग्स में चला जाए और लंग्स में जाके इन्फेक्शन कॉज करते। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 3 days. सिम्टम्स आर कफिंग, ब्लडी स्पूटम, चिल्स, फीवर एंड यूजुअली डेथ अकर्स विद इन 3 days if left untreated. In pneumonic plague there is no involvement of the flea vector. तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्ली वेक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. दिस इन्फेक्शन इज नॉट कॉज ड्यू टू फ्ली बाइट. यहाँ पे फ्ली बाइट नहीं हो रही. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स. तो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स एज द नेम सजेस्ट नेट्स, जैसे जो हम मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते हैं अपने घर में छोटे बच्चों के लिए या बेड्स पे. एक होती है नॉर्मल नेट्स जो हम जा रहे हैं खरीद के लेकर आ रहे हैं. एक होती है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड, मतलब उन नेट्स को पहले से एक केमिकल, एक इंसेक्टिसाइड के साथ ट्रीट करा गया ताकि अगर कोई भी मच्छर, कीड़ा, मस्कीटो उसके साथ आएगा उसके कॉन्टैक्ट में तो उसकी वजह से वो किल हो जाएगा. These are simple mosquito nets that are usually made of polyester, but sometimes cotton or polyethylene or polypropylene. These are treated with an insecticide, generally pyrethroids, which have low health risk to humans but are toxic to mosquitoes. Obviously, क्योंकि हम इसको ह्यूमन यूज़ के लिए, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो भी इंसेक्टिसाइड लेना है वो ऐसा लेना है जिसका ह्यूमन के लिए रिस्क कम हो, मतलब वो ह्यूमन को कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना कॉज करे. पायरेथ्रॉइड्स डू नॉट रैपिडली वियर ऑफ अनलेस एक्सपोज टू सनलाइट और वॉश. तो ये थोड़ा टाइम तक उन नेट्स के साथ रिटेन रहते हैं जब तक हम उनको ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर, जैसे हम लोग होते हैं कि नेट्स यूज़ करिए आफ्टर सर्टेन वाइल घर में जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो उसे धूप लगवाने के लिए बाहर रख देते हैं, है ना. तो तब तक के लिए, जब तक उसको हम ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, जब तक हम उसको ज़्यादा वॉश नहीं कर रहे, तब तक वो इंसेक्टिसाइड जो है वो उसके साथ एब्जॉर्ब रहेगा. दीज नेट्स रिक्वायर रीडिपिंग टू रिस्टोर द इंसेक्टिसाइड. अगर हम उसको वापस एनरिच करना चाहते हैं इंसेक्टिसाइड से तो अगेन वही होता है, उसको इंसेक्टिसाइड के अंदर डिप करो, फिर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो ताकि वो
उस इंसेक्टिसाइड को सोक कर ले। री-डिपिंग इन्वॉल्व सोकिंग द नेट्स इन अ बकेट ऑफ इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन एंड देन हैंगिंग देम अप टू ड्राई। नेक्स्ट है जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स। अब एज द नेम सजेस्ट इंसेक्टिसाइड नेट्स मतलब वो नेट्स जिनमें इंसेक्टिसाइड कोटेड हो, लेकिन अब हमें लॉन्ग लास्टिंग चाहिए जो कि सिर्फ वॉश करने पे या सनलाइट एक्सपोजर पे उसका इंसेक्टिसाइड वेयर ऑफ ना हो। दीज आर यूज्ड इन मलेरिया एंडेमिक एरियाज फॉर मस्कीटो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स। द इंसेक्टिसाइड इज क्लेवरली बाउंड within the fibers that make up the netting and slowly released over 4 to 5 years period। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसेक्टिसाइड है वो हमने जो भी नेटिंग मटेरियल है उसके फाइबर्स के अंदर ही, जब नेट बन रही थी उसके फाइबर्स के अंदर ही हमने इसको क्लेवरली उसको इम्प्रेगनेट कर दिया, हमने इंसेक्टिसाइड को उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया, जिसकी वजह से ये नियरली 4 to 5 ईयर्स तक वो जो नेट है वो इंसेक्टिसाइड से कोटेड रहेगी। सो हैंस इट इज लॉन्ग लास्टिंग। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट देयरफॉर प्रोवाइड 2 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट एज द मैकेनिकल बैरियर, क्योंकि नेट्स है तो अगर हमने कहीं पे भी नेट लगा दी तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो उस नेट को क्रॉस करके अंदर नहीं आएगा, तो एक तो हो गया मैकेनिकल बैरियर का काम कर रही है। दूसरा एज अ मीन्स ऑफ किलिंग मस्कीटो ऑन कॉन्टैक्ट विद द इंसेक्टिसाइड। दूसरा अगर मच्छर यहाँ पे आके मस्कीटोज यहाँ पे आके नेट पे चिपकेंगे या नेट के साथ क्लिंग करने की कोशिश करेंगे तो इस इंसेक्टिसाइड की वजह से वो किल हो जाएंगे। The mosquitoes are drawn to the nets by the order of the person sleeping beneath it and are killed as soon as they land on the nets. The knockdown or killing of the mosquito protect the person sleeping under the net. Though nets can develop small holes over time, yet even a few holes they still remain 90 to 95% effective. यूज करते करते वेयर एंड टेयर की वजह से नेट्स में कभी कभी होल्स हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ओपनिंग्स बन जाती हैं, बट छोटी छोटी ओपनिंग्स, अब वहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि जहाँ एक जगह छोटू सा हॉल हुआ है वहीं से कोई मस्कीटो एंटर हो, उसके चांसेस कम है। तो इसीलिए ये स्टिल अगर इनमें होल्स हो भी जाते हैं तब भी इनकी जो एफिकेसी है वो बढ़ी रहती है। These nets are safe for children as the quantity of insecticide a child might ingest by licking their hands after touching the net is small enough not to cause any harm. The small amount that is transferred to the tiny mosquito, however, is enough to kill. अब यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड का अमाउंट यूज़ हुआ है वो उस क्वांटिटी में यूज़ हुआ है जो कि बच्चों के लिए या ह्यूमंस के लिए सेफ है, जो उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो छोटे छोटे मस्कीटोज़ के लिए वही क्वांटिटी जो है वो वल्नरेबल। इसी के साथ एक और नेट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड नेट्स। सम ऑफ द एनोफिलाइंस आर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स, देयरफॉर न्यू कॉम्बिनेशन नेट्स आर नाउ टेस्टेड फॉर यूज। अब जैसे 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 हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स है, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। सिमिलरली मस्कीटोज ने भी इन ये जो नेट्स होते हैं इनके इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट वो रेजिस्ट हो जाते हैं, मतलब अब इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अब नए कॉम्बिनेशन यूज होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट मटीरियल यूज करते हैं, जैसे कि PBO विच इज़ अ साइनर्जिस्ट एंड वेरिएंट LLINs, मतलब कि अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड कोटेड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड। अब ये जो PBO है इट इज़ नॉट एन इंसेक्टिसाइड, ये कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, इट इज़ अ साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जो मिलकर एक कम्युलेटिव एक सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो कहीं ना कहीं जो भी हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ये उसकी इफेक्टिवनेस, उसका जो एक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमने इंसेक्टिसाइड यूज करा प्लस कोई ऐसा केमिकल साथ में यूज करा जो उस इंसेक्टिसाइड की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करे। सो दीज आर मॉडिफाइड नेट्स। नेक्स्ट है कल्चरल कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाइज एंड मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाइज। तो बेसिकली जब हम कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाइज की बात करते हैं वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक कल्चरल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। तो अगर हम बात करते हैं कल्चरल कंट्रोल की, द बेस्ट एंड द इजीएस्ट मेथड टू कंट्रोल हाउस फ्लाइज इज टू एलिमिनेट देयर ब्रीडिंग प्लेसेस एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो सबसे जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है कि हाउस फ्लाइज ही ना हो, घर में मच्छर मक्खियाँ हो ही ना, तो उसके लिए क्लीनलीनेस रखो, साफ सफाई रखो, कहीं पे भी स्टैंडिंग वाटर ना हो, कहीं पे भी डेब्रिस या किचन वेस्ट ये सारी चीज़ें ना पड़ी हों जिनके ऊपर मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन सके। Not only at home but also at the environment around us. It is not difficult to do it. Food and material on which the flies can lay eggs must be removed. तो बेसिकली जहाँ पे मच्छर मक्खी आ सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फूड वगैरह को ऐसे ओपन नहीं रखते, या जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, या जो किचन वेस्ट वगैरह या फ्रूट पील, वेजिटेबल पील्स है तो उनको प्रॉपरली कवर्ड बिन के अंदर रखते हैं। The flies can lay egg must be removed, destroyed as a breeding medium or isolated from the egg-laying adult. Some of the ways by which we can improve our environmental sanitation are proper disposal of organic matter such as vegetable or food byproducts can prevent breeding of houseflies. तो basically हमने vegetable और fruit waste वगैरह को इस तरीके से covered bins में या bags में dispose करा ताकि वो open नहीं रहेंगे तो वो mosquito breeding grounds नहीं बनेंगे. All such materials should be put in tightly tied garbage bags. Alternatively, garbage or kitchen waste or refuse should be stored in bins that are covered with tight-fitted lids. Waste should be finally disposed by incineration, composting और sanitary landfill. तो जब हम ये गार्बेज सारा डिस्पोज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर का गार्बेज लेके सोसाइटी में या किसी एक कॉलोनी के एंड में पाइल ऑफ करते हैं। नो, जो पूरा गार्बेज है वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए या तो कंपोस्टिंग से या लैंडफिल के थ्रू या इंसिनरेशन, मतलब कि क्लोज चैम्बर्स के अंदर बर्न होता है वो। ओपन एयर डिफिकेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, इंस्टेड सैनिटरी लैट्रिन शुड बी यूज। मतलब कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर यूज़ करना है तो उसको वॉशरूम्स, टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए, रोड साइड्स वगैरह पे नहीं यूज़ करना चाहिए फॉर सैनिटरी पर्पस। सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा हेल्प्स टू कंट्रोल
housefly breeding. In general, good environmental sanitation on a community-wide basis and a clean house with clean surrounding is the preliminary step in fly management. तो सबसे एक बेसिक चीज़ है कि हमें क्लीनलीनेस रखनी है, हमें स्टैंडिंग वाटर, कोई भी डिकम्पोजेबल वेस्ट या एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, कोई भी चीज़ हमें इधर उधर डिस्कार्ड नहीं करनी जहाँ पे मस्कीटोज या फ्लाइज ब्रीड कर सकें. दूसरा तरीका है मैकेनिकल कंट्रोल मेथड्स फॉर कीपिंग द हाउस फ्लाई अंडर कंट्रोल. स्क्रीनिंग और कवरिंग द विंडोज. अब दूसरा तरीका क्या है? मैकेनिकल, मतलब हम उनको बाय एनी एफर्ट्स, बाय एनी फिजिकल बैरियर हम उनको रोक रहे हैं. तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम विंडो डोर्स वगैरह को बंद रखें, ठीक है, उस पर या तो नेट्स लगा दें या हम डोर्स बंद रखें, विंडोज बंद रखें. फ्लाई ट्रैप्स सच एज स्टिकी ट्रैप्स, यूवी लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन होम्स और इन हाउसेस कैन रिड्यूस हाउस फ्लाई पॉपुलेशन. दूसरा तरीका क्या है? हमने ट्रैप्स यूज़ कर लिए. ट्रैप्स यूज़ करने में वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फेरोमोन जैसे केमिकल्स होते हैं जिससे ये उन ट्रैप्स में अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी के साथ स्टिक होकर ये किल हो जाते हैं. अब अगर हम बात करते हैं ट्रैप्स की, स्टिकी ट्रैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग अ सूटेबल डिवाइस ऑफ फ्लाई पेपर विद हनी और शुगर, फ्रूट और मोलासेस और एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट हाउस फ्लाई. These fly paper devices are hanged in infested areas where there is little or no air movement and are dark. It is advisable to place one 10-inch strip per 1,000 cubic feet of place within 6 feet of the floor because most flies activity is near the ground and should be placed in dark areas away from the bright light. Care should also be taken to place these fly traps away from the food and kitchen area to avoid the risk of food contamination. तो बेसिकली हमने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर कोई भी फ्रूट जूस, हनी या शुगर ऐसी कोई चीज़ लेके उसको जगह जगह पे हैंग कर दिया. तो अब जब भी मस्कीटो या फ्लाई से अट्रैक्ट होकर जाएगी तो वो इस स्टिकी सब्सटेंस की वजह से उसी पेपर पे स्टिक हो जाएंगी, ठीक है. तो इसकी वजह से वो इधर उधर माइग्रेट नहीं करेंगे और ब्रीड नहीं कर पाएंगे. दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेप्स. दे हैव अ ग्रिड ऑफ वायर्स माउंटेड इन फ्रंट ऑफ यूवी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. आपने देखा होगा ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें ऐसे लैंप लगे हुए होते हैं और उसके बाहर नेट्स होते हैं. कई कई शॉप्स वगैरह में ऐसे लगता है या कई लोग शायद अपने घर में भी लगवा देते हैं कि मस्कीटो जब इस नेट के साथ क्लिंग करता है तो इस यूवी लाइट की वजह से वो किल हो जाता है, इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है. तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरे जो ट्रैप्स होते हैं दोज आर फेरोमोन ट्रैप्स. द सेक्स फेरोमोन दैट इज जेड ट्राइकोसिन कॉल्ड मस्कुलेचर फंक्शन एज एन एग्रीगेशन फेरोमोन. तो फेरोमोन का मतलब है वो केमिकल जो मस्कीटो को अट्रैक्ट करे. सो मस्कुलेचर इज एडेड विद शुगर टू अ कमर्शियली अवेलेबल फ्लाई बेट. अब इस तरीके के जो ट्रैप्स है ये बेसिकली कमर्शियल पर्पज पे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे ही यूज़ हो सकते हैं फ्लाई बेट के लिए, मतलब हाउस फ्लाइज को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए ताकि वो इधर उधर ना फैले और प्रॉब्लम कॉज ना करें. द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल कंट्रोल. क्योंकि हम कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाइज पढ़ रहे हैं तो अगेन हम एक ही बार में एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे. सो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल की, parasitic wasp and fire ants suppress housefly population naturally. The parasitic wasps do not harm people or animals, they kill immature houseflies. तो बेसिकली बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, हम कोई लिविंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं जो हाउसफ्लाइज की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, कम कर सके. तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है फायर एंट्स और वास्प और फायर एंट जो है वो फीड करती हैं हाउस फ्लाई पे. तो अगर हम वास्प और फायर एंट्स को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो हाउस फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी. But how parasitic wasp alone cannot eliminate a housefly population. This method can be used in combination with other method. इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक मेथड से काम नहीं चलेगा. देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात ना करें, अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो अगर हमें मच्छरों से बचना है तो मच्छरों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? क्लीनलीनेस रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, मस्कीटो नेट्स, या अगर कोई मस्कीटो नेट्स नहीं यूज़ कर रहा तो विंडोज डोर्स वगैरह क्लोज रखेंगे. उसके अलावा हम मस्कीटो रेपेलेंट्स लाइक कॉइल्स या जो ऑल आउट्स वगैरह ऐसे जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ करते हैं. इसका मतलब मोर देन वन टेक्निक इज ऑब्वियसली यूज टू कंट्रोल दीज मस्कीटोज, फ्लाइज एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है केमिकल कंट्रोल. इंसेक्टिसाइड कैन हेल्प सप्रेस हाउस फ्लाई पॉपुलेशन. इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करना, जैसे हम लोग अपने घर में नॉर्मली हिट या मॉर्टिन स्प्रे कर देते हैं कई लोग, ठीक है. तो इस तरीके के केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि हाउस फ्लाइज वगैरह या इंसेक्ट जो है वो किल हो जाए. फ्लाई बेट सच एज क्विक बेट, गोल्डन मैलरिन आर यूजुअली शुगर बेस्ड एंड कंटेन अ कंपाउंड दैट अट्रैक्ट द अडल्ट फ्लाइज दैट फीड ऑन दीज बेट आर किल्ड बाय इंसेक्टिसाइड. जनरली कुछ आते हैं जैसे ऐसे कॉइल्स या कुछ आती हैं कि आप रख दो मच्छर अपने आप मर जाएंगे या फ्लाइज अपने आप मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स के साथ साथ ना विच आर इंसेक्टिसाइड इन नेचर कि अगर वो इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे, इनको फीड करेंगे, बाइट करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल डाई. बट इस तक वो आएंगे कैसे? इसके लिए कोई ना कोई अट्रैक्टेंट्स यूज होने चाहिए, कोई ना कोई ऐसे कीमो अट्रैक्टेंट ऐसे मॉलिक्यूल यूज होने चाहिए. तो बेसिकली शुगर बेस्ड कंपाउंड जो होते हैं वो इसके अंदर ऐड करे जाते हैं ताकि इंसेक्ट इसके पास आए, अट्रैक्ट हो और फिर इस इंसेक्टिसाइड की वजह से वो किल हो जाए. Neem leaves and carbolic acid are good repellent for controlling flies. Fumigation can be done with dry neem leaves और carbolic acid. तो नीम के पत्तों का धुआं करना. उसके अलावा कई लोग काउडंग केक्स यूज़ करते हैं, उनको बर्न करके फ्यूमिगेशन करते हैं. रेपेलेंट्स लाइक क्रियोसॉइड ऑयल, बोरेक्स सोल्यूशन स्प्रिंकल्ड इन एनिमल शेड्स एंड अदर ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द हाउस फ्लाई आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फ्लाई पॉपुलेशन. Spraying of 2% malathion or diazinon, 1% chlordane और 0.5% dieldrin are effective insecticides for killing flies. तो इसमें से मेलाथिन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है फ्लाइज या वर्म्स या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए.
Anti-fly candles can be prepared by mixing pyrethrum, sawdust, wheat flour, and potassium nitrate in the ratio of 5:1:2:2 weight by weight, rolled into a candle. तो बेसिकली हमने एक मिक्सचर लिया जिसके अंदर हमने सॉडस्ट, व्हीट फ्लावर, पोटेशियम नाइट्रेट और इंसेक्टिसाइड के लिए पायरेथ्रम, ठीक है, इसको 5:1:2:2 के प्रोपोर्शन में बनाया जाता है. इसकी कैंडल्स बना के उनको बर्न करते हैं. बर्निंग ऑफ एंटी फ्लाई कैंडल्स गिव अ क्विक नॉकडाउन इफेक्ट टू द फ्लाइज. Manure can also be treated with an insecticide, though this method is highly discouraged as it can be lethal to the biological control agent of फ्लाइज. तो मेन्योर को भी मेन्योर में भी इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, बट दिस इज नॉट सजेस्टेबल क्योंकि मेन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो रिच होता है माइक्रोब्स में विच आर फ्रेंडली, विच आर गुड माइक्रोब्स फॉर अस फॉर सॉइल. सो दिस इज नॉट एडवांटेजेस क्योंकि फ्लाइज को किल करने के चक्कर में ये जो माइक्रोब्स है ये भी खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ, लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई एंड ऑर्डर डायप्टेरा. सो अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ, many organisms, including vertebrates, circulation of blood occurs via vessels, that is arteries, veins, capillaries, in a closed system. Insects have an open circulation system to circulate hemolymph through the open cavity. तो basically insects, obviously ये आर्थ्रोपोडा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है. ठीक है, हीमोलिम्फ मतलब कि जो बॉडी की कैविटी है वो ब्लड फिल्ड कैविटी है, और उस ब्लड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलेंगे, हीमोसील, और वो जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है दैट इज हीमोलिम्फ. इन एन ओपन सिस्टम द हीमोलिम्फ फ्लो फ्रीली विद इन द बॉडी कैविटी वेयर इट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. Hemolymph comprises of liquid plasma. About 10% of its volume is made up of blood cells called hemocytes. तो ये जो hemolymph है, जो so called blood है उनका, उसके अंदर 10% सिर्फ cells हैं और 90% जो है वो plasma है. The pericardial cavity which surround the dorsal aorta, the perivisceral cavity which surround the alimentary canal, and the perineural cavity which surround the nerve cord are the three principal components of the thoracic abdominal body cavity. क्योंकि हीमोलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी में, मतलब कि हीमोसील में. तो कौन सी तीन बॉडी कैविटीज के अंदर बेसिकली वो सर्कुलेट हो रहा है, तीन बॉडी कैविटीज हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरीविसरल कैविटी एंड पेरीन्यूरल कैविटी. पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है वो डोर्सल आयोटा के पास, मतलब हार्ट के आसपास सराउंड करती है. जो पेरीविसरल कैविटी है वो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास सराउंड करती है, और जो पेरीन्यूरल कैविटी है वो नर्व कॉर्ड के आसपास की कैविटी होती है. सो दीज आर द बेसिक कैविटीज, दीज आर द बेसिक सिलोमिक कैविटीज जहाँ पे ये हीमोलिम्फ प्रेजेंट. Moving on to the next question, life cycle of housefly. June 22 का पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, I will put the link in the description. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर डायप्टेरा. डाई मतलब कि टू, तो बेसिकली डायप्टेरा जो है वो ट्रू फ्लाइज इंक्लूड करते हैं जिनमें बहुत सारे इंसेक्ट, मस्कीटो, मिजेस, सैंड फ्लाइज, बो फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, बहुत सारी इंसेक्ट्स आ रही हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स वी सी फ्लाइंग अराउंड डू सो विद 4 विंग्स, दैट इज 2 पेयर ऑफ विंग. बट डायप्टेरन, डाई का मतलब है 2, तो इनके क्या होते हैं, 2 विंग्स होते हैं. दैट मीन्स दे हैव ओनली 1 पेयर ऑफ विंग. ओके, द अदर पेयर ऑफ विंग इज रिड्यूस टू क्लब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हॉल्टेयर. तो बेसिकली 2 पेयर्स ऑफ विंग्स तो प्रेजेंट होते ही थे, लेकिन उनमें से जो विंग का फंक्शन कर रहा है वो सिर्फ एक पेयर है, जो दूसरा पेयर है वो रिड्यूस हो गया, या हम बोल सकते हैं मॉडिफाई हो गया टू फॉर्म हॉल्टेयर. और हॉल्टेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स के अंदर. तो अगर हम डायप्टेरा के कॉमन फीचर्स की बात करें, 1 पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट विच आर 4 विंग्स. जो हिंड विंग्स है वो रिड्यूस हो गए इनटू क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हॉल्टेयर्स. हेड जो होता है वो लार्ज होता है और मूवेबल होता है. आइज जो है बेसिकली कंपाउंड आइज है विच आर वेरी लार्ज. माउथ पार्ट्स की बात करें तो माउथ पार्ट सकिंग भी हो सकते हैं, पियर्सिंग भी हो सकते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग भी हो सकते हैं, या स्पॉन्ज लाइक भी हो सकते हैं. अगर हम थॉरिक्स की बात करें तो थॉरिक्स में 3 रीजन होते हैं, प्रोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स. उसमें से जो मिडिल पार्ट है दैट इज मीजोथॉरिक्स, इट इज इन लार्ज, वेयर एज जो प्रोथॉरिक्स और मेटाथॉरिक्स है वो स्मॉल होते हैं. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती है, मतलब कि हमने जो मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था कि डिफरेंट फॉर्म्स, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, वो हमें देखने के लिए मिलेगी. विद लार्वा दैट इज मैगोट्स आर ऑलवेज लेगलेस विद च्यूड माउथ पार्ट्स और माउथ हुक्स, एंड दैट ऑफन प्यूपेट विद इन अ हार्डेंड केस. और जब वो प्यूपा फॉर्म में आते हैं तो वो एक हार्ड केस के अंदर इनक्लोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम. सो दिस ऑल्सो वन मोर डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड लर्न एज पर योर कन्वीनियंस. एग्जाम्पल्स में है ट्रू फ्लाइज, मस्कीटोज, मिजेस, दे कैन लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑल डायप्टेरन्स इज द प्रेजेंस ऑफ ओनली 4 विंग्स. तो मतलब 1 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट है. जो हिंड विंग्स है वो रिड्यूस होकर स्मॉल शेप में चेंज हो गए हैं विच आर नोन एज हॉल्टेयर्स. These halteres vibrate during flight, producing a buzzing sound, and also help the flies to maintain balance. The wing arrangement give them great maneuverability in flight. Flies have a mobile head. Head जो है वो movable है. Large compound eyes present है. Major part of thorax क्या होता है, mesothorax. Though all thoracic segments are fused together. Haustellate mouth parts जो होते हैं, मतलब जो मेन जो फ्रंट माउथ पार्ट होता है डायप्टेरन्स का, इनमें से कुछ का पियर्सिंग एंड सकिंग होता है, कुछ का लैपिंग एंड स्पॉन्जिंग होता है. So a few species like mosquitoes, sandflies, robberflies, etc. have piercing and second mouth part. These flies includes vector, parasites, and predators. Many species of flies have mouth part modified for lapping and sponging type. These flies survives on honeydew, nectar and exudates of dead and alive plants and animals. तो बेसिकली ऑब्वियसली स्पॉन्जिंग टाइप या सकिंग टाइप जो होगा वो प्लांट से नेक्टर निकालने के लिए होगा. जो पियर्सिंग टाइप होगा वो पैरासिटिक काम करने के लिए होगा, किसी होस्ट को पियर्स करके उसकी बॉडी से फ्लूइड सक करने के लिए होगा. नेक्स्ट, द टार्सी आर प्रोवाइड विद क्लॉज एंड पैड्स विच एनेबल देम टू क्लिंग टू स्मूथ सर्फेस.
जो फुट होता है उसमें क्लॉज भी होते हैं, पैड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली किसी भी सर्फेस के साथ क्लिंग कर सकते हैं। फ्लाइज अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, द लार्वा लैक ट्रू लिम्स एंड कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। प्यूपा जो होता है वो एक टफ कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम। अ फ्यू डायप्टेरन स्पीशीज आर हर्बिवोरस, दे हेल्प टू पोलिनेट प्लांट्स एंड एक्ट एज पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट। तो हर्बिवोर है, दैट मीन्स वो प्लांट्स पे, फ्लावर्स पे फीड कर रहे हैं। तो अगर वो फ्लावर्स पे फीड कर रहे हैं तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, और अगर वो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं तो हम उनको पेस्ट की तरह कैटेगराइज कर देंगे। Some diapterans parasiticize other organisms, especially vertebrates, mollusks, and arthropods, and transmit diseases to humans and domestic animals. The human diseases include dengue, chikungunya, filariasis, encephalitis, malaria, Zika virus, etc. तो ये सारे diseases जो है वो जिस vector की वजह से हो रही है, they all belong to the order Diapterans. Most of the flies, however, feed on dead and decaying organic matter. These not only help in decomposition of organic matter, but also act as carrier of disease agents. Yeah. जो बेसिकली पैरासिटिक माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनके उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रही है। तो ये डेड एंड डिकेइंग पे फीड करती है, जिसका हमें एक एडवांटेज है कि वो फूड, वो जो भी वेस्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है, बायोडिग्रेड हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दे विल एक्ट एज कैरियर ऑफ वेरियस microbes. So we'll continue the further solution in the next part. Otherwise the video will be too long. So hope you will find it useful, and if you have any doubt, please put that in the comment section or drop an email. Thank you for watching and all the best.